नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजीत और स्वागत है आप सभी का आरकेजी सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के द हिंदू न्यूज़पेपर का हम एनालिसिस करने वाले हैं। आज संडे है और संडे के दिन ज़्यादातर जो फोकस रहता है वो साइंस वाली न्यूज़ के ऊपर रहता है। आज साइंस के अंतर्गत 3 बड़े बड़े आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा छोटी मोटी न्यूज़ को भी डिस्कस करेंगे। तो साइंस में जो आज बड़े बड़े टॉपिक देखने को मिलेंगे वो पहले नंबर का हमारा जो आर्टिकल रहने वाला है वो जो एयर पॉल्यूटेंट है, वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषक कैसे करके जो पॉलिनेटर्स होते हैं उनको प्रभावित कर रहे हैं। और जब पॉलिनेटर ही कम आएंगे तो जाहिर सी बात है जो फूलों में परागण है और फूलों की जो पैदावार है, उत्पादकता है, वो सब कम हो जाती है। पॉलिनेटर के अंतर्गत जैसे कि आप मधुमक्खी देखते हैं, तितली देखते हैं, इसके अलावा ततैया होते हैं। ये लोग भी क्या काम करते हैं, फूलों का रस चूसते हैं और इसी के चक्कर में एक जगह से दूसरी जगह जो परागकण होते हैं ना, उनको ले जाते हैं। इसी से ही पौधों में क्या होता है, प्रजनन होता है। तो आज के समय में ऐसा हो गया है कि जो एयर पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन के चलते चलते इनकी जो कहना चाहिए सूंघने की कैपेसिटी होती है, जिसके माध्यम से वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, पता लगाते हैं फूलों का कि ये यहाँ है, ये यहाँ है, वो चीज़ कम हो रही है। कितनी दूर में कोई एरिया लोकेटेड है, ये सब चीज़ें पता लगाते हैं। लेकिन वहीं यदि एयर पॉल्यूशन होता है तो जो खुशबू है कम हो जाती है। इससे सीधे सीधे ये लोग प्रभावित होते हैं। ठीक है, पहला आर्टिकल हमारा ये होने वाला है। सेकंड नंबर का जो बड़ा आर्टिकल हम देखने वाले हैं, अंतरिक्ष से रिलेटेड हम बहुत सारी चीज़ों को डिस्कवर करना चाहते हैं। इसके लिए हम एक ऐसी प्रयोगशाला बनाएंगे, धरती के अंदर बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये जो धरती के अंदर हम लैब बनाना चाहते हैं जहां पर हम न्यूट्रिनोज का अध्ययन करेंगे। न्यूट्रिनोज कैसे हमें पता चलता है कि भाई ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ होगा, पहले क्या अवस्था रही होगी और अभी क्या हुई रही होगी, इसके ऊपर यहाँ पर चर्चा होने वाली है। जापान का भी यहाँ पर उल्लेख किया जाता है कि जापान ने किस प्रकार से धरती के भीतर में पहाड़ को खोद करके अपनी लैब बनाई थी, लेबोरेटरी बनाई थी, और कैसे करके रेडिएशन को उसने रोका है। वही टेक्नोलॉजी हम हमारे देश में भी लाने वाले हैं और इसको तमिलनाडु के पास में लगाए जाने की प्लानिंग चल रही है। इसके बाद अगला जो आर्टिकल रहने वाला है साइंस का, वो निपाह वायरस से रिलेटेड है। सबसे पहले तो निपाह वायरस के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी देखेंगे कि भाई निपाह वायरस होता क्या है, कैसे करके फैलता है, कब इसका आउटब्रेक रहा, ये सारी चीज़ें। साथ ही साथ में अभी तक देखा जाए निपाह वायरस के लिए वैक्सीन तैयार नहीं करी गई है। पहले नंबर का जो चरण है अमेरिका में चल रहा है, सेकेंड नंबर का ट्रायल इंडिया में चालू होने वाला है। तो उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल यहाँ पर आया है। तो दोस्तों देखते हैं इस आर्टिकल को, जो कि इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी से रिलेटेड है। जैसे कि पिक्चर में एकदम क्लियर हो गया है, ये जो प्रयोगशाला लेबोरेटरी हम बनाने वाले हैं, ये इसको हम ज़मीन के अंदर बनाएंगे, मतलब अंडरग्राउंड हम इसको बनाने वाले हैं। और यहाँ पर हम न्यूट्रिनोस का अध्ययन करने वाले हैं। न्यूट्रिनो क्या होते हैं? ये बहुत ही छोटे छोटे प्राथमिक कण होते हैं, फर्स्ट पार्टिकल्स जिसको बोला जाता है। इसका नाम न्यूट्रल एंड इनो, ठीक है। न्यूट्रल का मतलब होता है ना पॉजिटिव ना निगेटिव, एंड इनो का मतलब होता है छोटे कण। न्यूट्रिनो का जो साइज रहता है इंसान के आकार का लगभग 1/100 मिलियनवा हिस्सा होता है। साथ ही साथ देखा जाए ये जो न्यूट्रिनो होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन जैसे जो बेसिक पार्टिकल्स होते हैं उनमें से एक माना जाता है। जैसे हमने पढ़े थे न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इसी प्रकार से न्यूट्रिनोस भी होते हैं। इनमें कोई आवेश नहीं पाया जाता है, इसलिए इनको न्यूट्रल बोलते हैं, तटस्थ बोलते हैं हिंदी में। और इनका जो द्रव्यमान रहता है लगभग 0 होता है। न्यूट्रिनो कमजोर अंतःक्रिया और गुरुत्वाकर्षण के जरिए ही एक दूसरे के साथ में मिलते हैं। एंड ये जो रहते हैं परमाणु प्रक्रियाओं में बनते हैं, और तब भी बनते हैं जब प्रोटॉन और नाभिक बहुत ज़्यादा ऊर्जा पर आपस में मिल जाएं। न्यूट्रिनोस हमारे जीवन के कई अहम पहलुओं में भूमिका निभाते हैं, जैसे कि ये परमाणु संलयन प्रक्रियाओं में बन रहे हैं। इसी से सूरज और तारों को ऊर्जा मिल रही है।
कैसे करके परमाणु संलयन में ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं। साथ ही साथ ये रेडियोधर्मी क्षय में भी बनते हैं, रेडियो एक्टिव जो क्षय होता है उसमें भी बनते हैं, जिसके अंदर धरती के भीतर गर्मी पैदा होती है। साथ ही साथ इनका निर्माण परमाणु रिएक्टरों में भी होता है। तो इस प्रकार से ये न्यूट्रिनो से जुड़ी कुछ बेसिक जानकारी थी। अब हम बात करने वाले हैं इस लेबोरेटरी की। तो यदि भारत में ये न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी स्थापित हो जाती है, शॉर्टकट में इसको आईएनओ बोला जा रहा है, इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी बोला जा रहा है, तो ये भारत की लार्जेस्ट बेसिक साइंस प्रोजेक्ट माना जाएगा हमारे देश में। साथ ही साथ जापान भी इस मामले में भारत को समर्थन दे रहा है कि भाई अभी भी हम जो है इस मामले में संघर्ष कर रहे हैं। न्यूट्रिनोस की यदि हम बात करें, ये अबंडेंट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, that may be relevant to our understanding of the origin of matter in universe। इनके माध्यम से हम ब्रह्मांड में वस्तुओं का निर्माण कैसे हुआ इसका पता लगा सकते हैं। वहीं यदि हम इतिहास की बात कर लें तो आज से 60 साल पहले की बात करें, एक हिस्टोरिक साइंस एक्सपेरिमेंट हुआ था। कहाँ पर? कोलार की जो सोने की खदान है वहाँ पर, कर्नाटका में। इसी के चलते चलते 1965 की जो डिस्कवरी रही थी एटमॉस्फेरिक न्यूट्रॉन्स को हमको देखने को मिली थी। ये काम हम कर पाए थे भारत, जापान एंड ब्रिटिश साइंटिस्ट के द्वारा, तब जाकर के ये सक्सेस हो पाया था। अब हम जिस ऑब्जर्वेटरी की बात कर रहे थे जापान की, तो वो देख लीजिए यहाँ पर किस प्रकार से वो लोग पहाड़ी में अंदर अंडरग्राउंड करके बनाए हैं, अंडरग्राउंड कामियोका ऑब्जर्वेटरी। तो ये जो अंडरग्राउंड कामियोका ऑब्जर्वेटरी है ये जापान की तरफ से तैयार करी गई है और इसी प्रकार से भारत भी इसको तैयार करना चाहता है। खास बात ये है, पहले भी हम जापान के सहयोग से काम किए हैं और अभी भी हम जापान के सहयोग से इसी प्रकार से अंडरग्राउंड काम करना चाहते हैं। तो अभी तक देखा जाए जापान कंटिन्यू इस मामले में प्रैक्टिकल कर रहा है और ये जो ऑब्जर्वेटरी है माउंट इकेनो में लोकेटेड है। साथ ही साथ बोला जा रहा है कि भाई जो मासातोशी कसीबा की जो टीम रही थी उन्होंने यहाँ पर डिस्कवर किया था कॉस्मिक न्यूट्रिनोस को 1980 के दशक में। फिर जापान ने डिसाइड किया था कि भाई हम इस्टेब्लिश करेंगे एक डेडिकेटेड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी सुपर कामी कांडे, ठीक है, जो कि ऑपरेशन में आ गई थी 1996 में ही। फिर सन 2002 में कोशिबा ने जीता था नोबेल प्राइज फॉर हिज कंट्रीब्यूशन। अब उन्होंने न्यूट्रिनोस के मामले में काफ़ी योगदान दिया था यहाँ के वैज्ञानिक ने, जिनका नाम है कोशिबा। तो इनको क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसके अलावा अब देखिए इन्होंने ऑब्जर्वेटरी स्थापित कर ली है। अब क्या काम करते हैं ये लोग? न्यूट्रिनो ऑसिलेशन की खोज करते हैं और इसी के चलते चलते शायद इनको नोबेल प्राइज पुरस्कार दिया गया था। तो जापान के रिसर्चर ने पहली बार एविडेंस प्रस्तुत किया था कि भाई न्यूट्रिनो में ऑसिलेशन होता है, दोलन होता है, ठीक है। कब इन्होंने ये काम कर पाए हैं? जब इन्होंने ये लेबोरेटरी या फिर ऑब्जर्वेटरी स्थापित किए थे। एंड दिस डिस्कवरी वुड गो ऑन टू विन कोशिबाज स्टूडेंट तकाकी कजीता अनदर नोबेल इन 2015। फिर इसी डिस्कवरी के चलते चलते कोशिबा के जो स्टूडेंट थे जिनका नाम है तकाकी कजीता, इन्होंने 2015 में नोबेल पुरस्कार जीता था। अब यदि हम इंडियन वैज्ञानिक समुदाय की बात करें तो जो ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट है हेड टू एंड इन 1992। ओरिजिनल जो एक्सपेरिमेंट था वो एंड हो गया कब? 1992 में, ड्यू टू क्लोजर ऑफ द गोल्ड माइन इन कोलार, क्योंकि कोलार खदान को हम उस समय में बंद कर दिए थे। इसके बाद हमने प्लानिंग करी थी कि हम हमारी जो है खुद की ऑब्जर्वेटरी स्थापित करेंगे, ठीक है, और ये अभी तक अंडर वे में चल रही है। काफ़ी सारी एक्सटेंसिव डेलिब्रेशन हुई, बातचीत हुई, तो एक प्रपोजल को लाया गया था कब? सन 2011 में, और बोला गया था कि 1350 करोड़ रुपया हम खर्चा करने वाले हैं, इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी स्थापित करेंगे जो कि सिचुएटेड रहेगी 1.5 किलोमीटर अंडरग्राउंड इन तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के पास में हम सोचे थे कि 1.5 किलोमीटर गहराई में हम इसको स्थापित करने वाले हैं। लेकिन देखा जाए
अभी तक क्या होने वाला है आने वाले समय में, ये सारी चीज़ें अनसर्टेन ही हैं, अनिश्चित ही हैं। अब देखिए, इसका विरोध भी बहुत ज़्यादा होता है। पहले नंबर की बात तो ये है, हमारा जो पर्यावरण प्रदूषण है वो और भी ज़्यादा हो जाएगा, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट पड़ेगा। साथ ही साथ रेडियो एक्टिव जो किरणें रहती हैं ना, रेडियो एक्टिव पदार्थ नुकसान पहुंचा सकते हैं पर्यावरण को, इंसानों की बॉडी को। लेकिन जो वैज्ञानिक लोग हैं वो हमेशा से यही कहते आ रहे हैं कि भाई हम ज़मीन के अंदर इसको लगाने वाले हैं, इसीलिए वाइल्ड लाइफ के ऊपर मिनिमल इफेक्ट पड़ेगा, इकोसिस्टम के ऊपर मिनिमल इफेक्ट पड़ेगा, ऐसा वैज्ञानिक लोगों का कहना है। वहीं यदि हम रेडियो एक्टिव की बात करें तो इसके लिए डिटेक्टर अंडरग्राउंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, ताकि हम जो रेडियो एक्टिव किरणें हैं उसको रोक सकें। अब वहीं यदि हम जापान की बात कर लेना तो जो सबसे बड़ी लक वाली चीज़ यही रही थी किसकी, जापानीज न्यूट्रिनो साइंटिस्ट की। उसी समय में एक सुपरनोवा देखने को मिला था, ऑब्जर्व किया गया था फरवरी 1987 में, और उसी समय में इन्होंने ये ऑब्जर्वेटरी स्थापित भी करी थी। तो सुपरनोवा का नाम था 1987 ए। ये देखने को मिला था कहाँ पर, उस समय जब कामियो कांडे सेकेंड डिटेक्टर काम कर रहा था, ऑनलाइन था, लीडिंग टू द डिस्कवरी ऑफ कॉस्मिक न्यूट्रिनोस बाय द टीम लेड बाय द कोसिबा। और इसी के माध्यम से ये लोग कॉस्मिक न्यूट्रिनोस का अध्ययन कर पाए थे। वहीं यदि हम बात करें, यदि हम भारत में इस प्रकार की लेबोरेटरी को स्थापित कर लेते हैं तो भारत का जो वैज्ञानिक समुदाय है काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उसको पहुंचने वाला है। ऐसे स्टूडेंट जो कि पार्टिकल फिजिक्स का अध्ययन कर रहे हैं उनको फ़ायदा मिलेगा, साथ ही साथ उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी काम करने की वर्ल्ड क्लास डिटेक्टर के माध्यम से। ठीक है, आपको नेशनल बॉर्डर से कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। साइंस की ये वाली जो न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं ये निपाह वायरस से रिलेटेड है। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए, निपाह वायरस की कोई वैक्सीन तैयार नहीं करी गई है। देयर इज़ नो वैक्सीन फॉर बोथ ह्यूमन एंड एनिमल्स। इंटेंसिव सपोर्टिव केयर इज़ गिवन टू ह्यूमन्स इन्फेक्टेड बाय द निपाह वायरस। यदि किसी को निपाह वायरस हो जाता है तो क्या है, उसको कहना चाहिए इंटेंसिव सपोर्टिव केयर दिया जाता है, और इसके लिए कोई वैक्सीन नहीं बनाई गई है। इसीलिए वैक्सीन निर्माण की बात यहाँ पर करी जा रही है। बोला जा रहा है कि अभी अमेरिका में पहला ट्रायल चल रहा है, सेकंड वाला जो ट्रायल रहेगा वो इंडिया में किया जाएगा। निपाह वायरस के बारे में यदि हम बात करें तो ये एक जूनोटिक डिसीज माना जाता है, जूनोटिक वायरस है। इसका मतलब ये है ये जानवरों से इंसानों में फैला है, एनिमल्स टू ह्यूमन इसका फैला हुआ है। अब यदि हम ऑर्गेनिज्म की बात करें जिसके चलते चलते निपाह वायरस फैल रहा है, वो है आरएनए या फिर राइबोन्यूक्लिक एसिड वायरस। ये किस फैमिली के अंतर्गत आता है, पैरामिक्सोवायरिडाई, जीनस हेनिपी वायरस एंड इज क्लोजली रिलेटेड टू हैंड्रा वायरस। ये वायरस का एक अलग समुदाय है, उस समुदाय से रिलेट करता है ये वायरस, उसका नाम यहाँ पर रखा गया है। मतलब हैंड्रा जो वायरस है उससे संबंधित होता है निपाह वायरस। इसके अलावा हैंड्रा वायरस की यदि हम बात करें, ये एक रेयर इमर्जिंग जूनोसिस डिसीज माना जाता है, जिसके चलते चलते बहुत ही ज़्यादा सीवियर, यहाँ तक कि मौत तक आ जाती है, मृत्यु का कारण तक बन जाता है। ये हॉर्सेस एंड ह्यूमंस को इसने इन्फेक्ट किया था। वहीं यदि हम बात करें निपाह वायरस की, इसका पहली बार आउटब्रेक हुआ था मलेशिया एंड सिंगापुर में। मलेशिया में 1998 में और सिंगापुर में 1999 में। अब इसका जो नाम रखा गया है भाई, क्या नाम रखा गया है इसका, इस वायरस का नाम रखा गया है निपाह। मलेशिया का एक गांव है सुंगाई निपाह, जहां पर पहली बार इसको डिटेक्ट किया गया था, उसी के नाम पर इसका नामकरण किया गया था। पहली बार डोमेस्टिक पिग्स में ये वायरस पाया गया था एंड हैज़ बीन फाउंड अमंग सेवरल स्पीसीज ऑफ डोमेस्टिक एनिमल, जैसे कि डॉग, कैट, गोट, हॉर्सेस एंड शीप। सबसे पहले कहाँ पर पाया गया था, सबसे पहले बोला जा रहा है जो सुअर होते हैं ना, जिनको मांस के लिए पालते हैं, डोमेस्टिक पिग्स, वहाँ पर देखने को मिला था। लेकिन बाद में फिर कुत्ते, बिल्ली, घोड़ा, बकरी, भेड़, सब में ये वायरस देखने को मिल गया।
वहीं यदि हम इसके ट्रांसमिशन की बात करें तो ये जो है फ्रूट बैट्स के माध्यम से या फिर फ्लाइंग फॉक्सेस के माध्यम से स्प्रीड हो रहा है, बोलते हैं ऐसा, जो कि नेचुरल रिजर्वायर मानी जाती है निपाह एंड हेंड्रा वायरस की। तो ये जो चमगादड़ रहते हैं ना, इनसे अपन को बच के ही रहना है। ये फल खा रही हैं या फिर अपना मल को त्याग रही हैं, उसके माध्यम से यदि कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो समझ लीजिए ये वायरस फैल सकता है। इसलिए बोला जा रहा है कि ये लोग जो है इसकी नेचुरल होस्ट मानी जाती हैं। वहीं यदि हम इसके कुछ कुछ सिम्टम्स की बात करें तो यहाँ पर सिम्टम बताए गए हैं भाई कि क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। तो इसमें तो बुखार आना, सिर दर्द है, उनींदापन है, मानसिक भ्रम जैसा हो जाना, कोमा और संभावित रूप से मृत्यु भी हो सकती है। वहीं यदि हम इसकी रोकथाम की बात कर रहे हैं तो मनुष्यों और पशुओं दोनों के लिए कोई टीका अभी तक अवेलेबल नहीं है, वैक्सीन नहीं बनाई गई है। अब हम चलते हैं अपने न्यूज़ की तरफ और देख लेते हैं कि भाई न्यूज़ में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं इस आर्टिकल में। तो अभी भारत में निपाह मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के लिए ट्रायल किए जाने की बातचीत चल रही है और ये ट्रायल 2025 तक होने वाला है। ठीक है, शॉर्टकट में जो चीज़ हम बनाना चाह रहे हैं उसको MBPF5 बोला जाता है। सबसे पहले इसके लिए हमारा जो इंडियन ड्रग रेगुलेटर है वो ग्रीन लाइट देगा, अनुमति देगा। ठीक है, तब जाकर के क्लिनिकल ट्रायल चालू हो जाएगा सेफ्टी एंड एफिकेसी के लिए निपाह वायरस के लिए। वहीं बोला जाए इस प्रकार का ही जो ट्रायल है ना, हम बांग्लादेश में भी कंडक्ट कराने वाले हैं। तो भारत में भी होगा और बांग्लादेश में भी ये फैलने वाला है। वहीं यदि हम इसकी वैक्सीनेशन की बात करें, यदि किसी को निपाह वायरस फैलता है तो अभी तक कोई अप्रूव्ड वैक्सीन नहीं आई है। ठीक है, एंड जो निपाह वायरस होता है बोला जाता है 40 से 75% मोर्टेलिटी रेट रहता है जो भी व्यक्ति इन्फेक्शन हो। इसका मतलब ये है 10 लोगों को हुआ है ना तो 5 लोग ख़त्म हो जाएंगे इसमें। 40 से लेकर के 75% मोर्टेलिटी रेट है, मृत्यु दर है इसकी। आप सोच सकते हैं कि कितना घातक है ये और कितना ज़रूरी है इसके लिए हमें वैक्सीन की ईजाद करना। निपाह वायरस की यदि हम आउटब्रेक की बात कर लें तो इंडिया और जो बांग्लादेश है यहीं पर चूज़ क्यों किया गया है, क्योंकि ये जो 2 कंट्रीज़ हैं ना, रिसेंट ईयर में यहाँ पर इस प्रकार के केसेस हमको देखने को मिले हैं। जैसे भारत की यदि हम बात कर लें तो केरला में 2018, 19, 21 और 23, एक साल को छोड़ दें, 18, 19, 20 को छोड़ दिए, 22 को छोड़ दिए, कंटिन्यू 4 साल कहना चाहिए हमको इसका आउटब्रेक देखने को मिला है। वहीं यदि हम बांग्लादेश की बात करें तो जो निपाह वायरस है ये 2001 से ही हो रहा है। यहाँ पर हमको रिपोर्टेड हुआ है आउट ऑफ 64 जिलों में जो 34 ज़िले हैं वो इसके प्रभावित रहे हैं। 341 केसेस डिटेक्ट किए गए हैं और 242 लोगों की डेथ हुई है। अब जहां ये ज़्यादा फैल रहा है ना, वहीं पर इसका ट्रायल किया जाना ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए इंडिया और बांग्लादेश को चुना गया है। वहीं फेज़ फर्स्ट की बात करें, जो क्लिनिकल ट्रायल है वो US में चल रहा है। ये काम किया जा रहा है US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के द्वारा। एंड जो ट्रायल हैं किसके द्वारा किए जा रहे हैं, सर्वेयर GMP के द्वारा। ये एक नॉन प्रॉफिट बायोटेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कैलिफोर्निया में लोकेटेड है। साथ ही साथ इसको सपोर्ट दिया जा रहा है मैप बायोफार्मास्यूटिकल के माध्यम से, जो लोकेटेड है कैलिफोर्निया में ही। एंड विल वर्क विथ लोकल क्लिनिकल रिसर्च नेटवर्क टू कैरी आउट द ट्रायल इन इंडिया एंड बांग्लादेश। एंड यही सब लोग क्या काम करेंगे, मिलकर के भारत और बांग्लादेश में अपने क्लिनिकल ट्रायल का आयोजन करने वाले हैं। इंडिया में ट्रायल जो लिया जाएगा वो सन 2025 की डेट रखी गई है। ठीक है, एंड रेगुलेटरी रिव्यू अभी पेंडिंग चल रहे हैं। तो फर्स्ट फेज़ कहाँ चल रहा है, अमेरिका में। सेकंड फेज़ कहाँ चलने वाला है, इंडिया और बांग्लादेश में। यदि हम इस चीज़ में सफल हो जाते हैं ना तो कुल मिलाकर के हम प्रिवेंट कर पाएंगे वायरस को कि ये जो होस्ट सेल है एंटर ना कर सके, उसमें कोशिका के भीतर इसको हम घुसने ही नहीं देंगे, जिसके चलते चलते निपाह वायरस फैल रहा है।
अब इसमें एक मेथड बताई जा रही है कि भाई कैसे करके इसको रोका जा सकता है, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में तो हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है उसको हम इस प्रकार से तैयार कर रहे हैं कि निपाह वायरस जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती है, जैसे हमारे बॉडी में वैक्सीन हम लगाएंगे, अब मुझे यदि फैल गया है वायरस तो वो वायरस के साथ में बाइंडिंग कर लेगा और वायरस को प्रिवेंट करेगा कि होस्ट सेल में वो ना घुस पाए, मतलब वैक्सीन के साथ में ही वो मिल जाएगा। ऐसा यहाँ पर मैकेनिज़्म स्थापित करने की बात करी जा रही है। वहीं प्राइसिंग कमिटमेंट के हिसाब से देखा जाए तो देखिए जो प्राइसिंग कमिटमेंट है ऐसा रखा जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है कि भाई प्राइस ऐसा रहना चाहिए कि सब लोग अफोर्ड कर सकें। इसका मतलब ये नहीं है कि साला बहुत ही ज़्यादा इसका रेट हाई हो जाए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट किया जाएगा। साइंस का अगला ये जो आर्टिकल यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये बताता है जो एयर पॉल्यूशन होता है इसके चलते चलते जो पॉलिनेटर्स हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, और जो एयर पॉल्यूशन है ना कीटनाशक से कहीं ज़्यादा इनको प्रभावित कर रहा है, इसलिए एयर पॉल्यूशन को रोकना ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर दो पॉल्यूटेंट का उल्लेख किया जाता है, एक तो ओजोन का एंड सेकंड है नाइट्रोजन ऑक्साइड का। कैसे करके ये लोग ये चीज़ें प्रभावित कर रही हैं। तो जो मधुमक्खी है, ठीक है, इसके अलावा जो अदर बेनिफिशियल बग्स होती हैं छोटी मोटी, ठीक है, ये बुरी तरह से प्रभावित हो रही हैं एयर पॉल्यूशन से। एयर पॉल्यूशन से ये ज़्यादा प्रभावित हो रही हैं, और यदि ये ज़्यादा प्रभावित होंगी तो इसका मतलब ये है फूलों में पौधों में परागकण बहुत कम हो पाएगा। इससे पौधों की जो प्रजनन कैपेसिटी है वो प्रभावित होने वाली है, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। तो जो वैज्ञानिक लोग हैं यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग, इन्होंने एनालिसिस किया था 120 वैज्ञानिक पेपर्स का, ताकि अंडरस्टैंड करें कि कैसे करके 40 प्रकार के जो इंसेक्ट हैं 19 देशों के रिस्पॉन्ड कर रहे हैं एयर पॉल्यूटेंट्स को। 19 देशों में इसको कंडक्ट कराया गया था। 40 प्रकार के जो इंसेक्ट होते हैं ना जिनके माध्यम से परागण की प्रक्रिया हो रही है, उनका अध्ययन किया गया था। अब जो प्रदूषक हैं वो कौन कौन से हैं? ओजोन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है एंड पार्टिकुलेट मैटर है। रीजन की यदि हम बात करें तो जो एफिशिएंसी है 39% डिक्लाइन हो रही है। अब इस मधुमक्खी को दूसरा फूल कहीं से महक ही नहीं देगा। महक इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि एयर पॉल्यूशन हो रहा है, तो वो उस फूल में क्यों जाएगी? एक जगह से दूसरी जगह वो कैसे करके जाएगी, यही चीज़ यहाँ पर दिक्कत पैदा कर रही है। 39% की गिरावट हमको देखने को मिली है एयर पॉल्यूशन के चलते चलते। वहीं यदि हम प्लांट ईटिंग एफिड्स की बात करें, अदर जो पेस्ट्स की बात करें, ये इतना भी ज़्यादा सिग्निफिकेंट तरीके से इम्पैक्ट नहीं डालते हैं, ठीक है। ऐसे पौधे, ऐसे कीड़े मकोड़े जो कि पौधों को खा जा रहे हैं, साथ ही साथ यदि किसान लोग कीटनाशक का छिड़काव कर रहे हैं तो वो भी उतना नुकसान नहीं पहुंचा रहा जितना कि एयर पॉल्यूशन नुकसान पहुंचाता है। देखिए बहुत सारे जो इस प्रकार के कीड़े मकोड़े रहते हैं, मधुमक्खी रहती हैं, ततैया रहती हैं, बीज जो रहती हैं ना, वो क्या काम करती हैं? कम्युनिकेशन के लिए क्या काम करती हैं? सेंट पर आधारित बातचीत करती हैं, तब जाकर के इनका कम्युनिकेशन हो पाता। और यही चीज़ बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है एयर पॉल्यूशन के माध्यम से, क्योंकि ये कम्युनिकेट करती हैं सेंट के माध्यम से ही। मतलब ये एयरबोर्न केमिकल सिग्नल छोड़ती हैं ताकि लोकेशन का पता लगा सके। बहुत सारे जो बेनिफिशियल इंसेक्ट होते हैं ये एयरबोर्न केमिकल सिग्नल छोड़ते हैं ताकि फ्लावर की लोकेशन का पता कर सके। मेट्स के लिए मतलब प्रजनन के लिए भी इनको फाइंडिंग करना है तो ये कैसे करके ढूंढती हैं? केमिकल सिग्नल छोड़ती हैं। इससे उनको पता चल जाता है कि सामने वाला कहाँ पर है। या फिर उनको शिकार करना है तो भी वो एयरबोर्न केमिकल सिग्नल छोड़ती हैं। जो एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो केमिकली चेंज कर देते हैं सेंट के स्वभाव को, एंड इससे क्या होता है, जो इंसेक्ट की एबिलिटी रहती है वो
फूलों को नहीं डिटेक्ट कर पा रहे हैं, अपने साथी को नहीं से डिटेक्ट कर पा रहे हैं, अपने शत्रु को नहीं डिटेक्ट कर पा रहे हैं। उनकी जो सेंसरी लैंडस्केप है वो कम हो जाती है। बहुत सारे जो पेस्ट्स होते हैं रिलाय करते हैं ऑन लॉन्ग डिस्टेंस क्यू एंड more on direct contact or visual cues, making them less vulnerable to air pollution's effect on airborne chemical signal. अब ये जो स्टडी कंडक्ट कराई गई थी, इसके माध्यम से फोकस किया जा रहा है कि कैसे करके जो एयर पॉल्यूशन इम्पैक्ट करता है अलग अलग इंसेक्ट के ऊपर, उनका बिहेवियर कैसे हो जा रहा है, बायोलॉजिकल चेंजेस के कुछ हो रहे हैं, साथ ही साथ उनकी जो फीडिंग है, ग्रोथ है, सर्वाइवल है, प्रोडक्शन है एंड अपने खाना को ढूंढने की जो कैपेसिटी है वो कितना कर पा रहे हैं, ये सारी चीज़ों के ऊपर इस स्टडी के माध्यम से अध्ययन किया जा रहा है। वहीं यदि हम सब फैक्टर को देख लेना तो जो इंसेक्ट्स की एबिलिटी है कि मैं खाना अपना ढूंढ पाऊंगा, सबसे ज़्यादा यही प्रभावित हो रही है एयर पॉल्यूशन के चलते चलते। मतलब 1/3 इसमें गिरावट हमको देखने को मिल गई है। आगे और भी बोला जा रहा है कि भाई कैसे करके ये और भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। एयर पॉल्यूटेंट्स की यदि हम बात करें तो जो ओजोन गैस है ना, ये इमर्ज होके आ रही है एज ए पार्टिकुलरली हार्मफुल पॉल्यूटेंट। ठीक है, इसके चलते चलते जो इंसेक्ट की एबिलिटी होती है उसमें 35% की गिरावट हमको देखने को मिल जा रही है। ओजोन पोल्यूशन का कहना चाहिए काफ़ी डिटरमेंटल इम्पैक्ट पड़ता है, यहाँ तक कि लो ओजोन लेवल भी है, बिलो करंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड कैन काज सिग्निफिकेंट डैमेज। कम भी है, वो भी कम बहुत ज़्यादा हो जाता। वही नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात करें तो ये भी जो बेनिफिशियल इंसेक्ट होते हैं ना, उनको बुरी तरह से प्रभावित करता है। अगला जो न्यूज़ का आर्टिकल आया है देखिए, वो हम्पी के टेम्पल से रिलेटेड आया है। तो हम्पी जो एक पुरातात्विक स्थल है, काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके बारे में थोड़ी ऐतिहासिक हम जानकारी देखने वाले हैं। यहाँ पर आपको हम्पी रथ देखने को मिलता है। ये भारत में पत्थर से बना 3 प्रसिद्ध रथों में से एक है। और 2 रथ कहाँ पर हैं? एक कोणार्क उड़ीसा में है और दूसरा है महाबलीपुरम तमिलनाडु में। इसका निर्माण हुआ था 16वीं शताब्दी में विजयनगर के शासक राजा कृष्णदेव राय के आदेश पर। विजयनगर शासकों ने 14वीं से लेकर के 17वीं शताब्दी तक यहाँ पर शासन किया था। ये भगवान विष्णु के आधिकारिक वाहन गरुड़ को समर्पित करके बनाया गया एक मंदिर है। वहीं यहाँ पर आपको विट्ठल मंदिर देखने को मिल जाएगा। हम्पी की यदि हम बात करें तो देखिए, 14वीं शताब्दी के दौरान मध्यकालीन भारत के महानतम साम्राज्यों में से एक विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। हम्पी कहाँ पर है? कर्नाटक में लोकेटेड है। इसकी स्थापना करी गई थी हरिहर और बुक्का के द्वारा 1336 ईस्वी में, और यूनेस्को ने इसको विश्व विरासत स्थल, वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में भी इसको कहना चाहिए वर्गीकृत किया है। और ये विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर संग्रहालय भी माना जाता है। वहीं लोकेशन की बात करें तो नॉर्थ में तुंगभद्रा नदी पड़ती है और अन्य 3 तरफ से पथरीले ग्रेनाइट के पहाड़ों से ये घिरा हुआ है। वहीं यदि हम बात करें विजयनगर शहर के जो स्मारक हैं, जिनको विद्या नारायण संत के सम्मान में विद्यासागर के नाम से भी जाना जाता है, इसको 1336 से 1570 ईस्वी के बीच हरिहर फर्स्ट से लेकर के सदाशिव राय आदि राजाओं ने बनवाया था। यहाँ पर जो इमारतें हैं तुलु वंश के महान शासक कृष्णदेव राय ने बनवाई हैं ज़्यादातर। अगला जो आर्टिकल यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं ये मैंगो फेस्टिवल से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में देखा जाए योगी आदित्यनाथ ने इनॉग्रेट किया है, उद्घाटन किया है उत्तर प्रदेश में मैंगो फेस्टिवल को। तो योगी आदित्यनाथ ने कहा है फ्राइडे के दिन लखनऊ में कि जो स्टेट है ये एक्सपोर्ट करेगा 40 टन मैंगोस जापान को एंड मलेशिया को। अब आप सोचिए, न केवल हम भारत में उत्पादन कर रहे हैं बल्कि इसका एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। यूपी को इस मामले में आगे लाया जाएगा। इन्होंने इनॉग्रेट किया था उत्तर प्रदेश के मैंगो फेस्टिवल को अवध शिल्प ग्राम में,
उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट करने वाला है 40 टन ऑफ मैंगोज जापान एंड मलेशिया को इसी साल। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 160 साल के इतिहास में ये पहली बार होने वाला है। तो जो फेमस दशहरी आम हैं लखनऊ के, ये भी जो है एक्सपोर्ट करे जाएंगे यूनाइटेड स्टेट को, ऐसा आदित्यनाथ का कहना है। वहीं यदि देखा जाए प्राइस ऑफ दशहरी मैंगोज़ की बात करें तो इंडिया में 60 से लेकर के 100 रुपये किलो पर ग्राम के हिसाब से चल रहा है। इनका जो प्राइस है यूएस के मार्केट में वो 900 रुपया पर किलोग्राम मिलेगा। तो आप सोच सकते हैं कितना फ़ायदा होगा किसानों को। इसलिए जो किसान लोग हैं उनको एडवाइस किया जा रहा है कि भाई थोड़ा सा एक्सपोर्ट की तरफ भी आप आगे बढ़िए।